बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर पे जारी है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंट एंड सीरीज़। और यूनिट नंबर 4 का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। सो ये चैप्टर दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, एक चीज़ सीक्वेंस है और दूसरी चीज़ सीरीज़ है। अब सीक्वेंस क्या है, पहले हम सीक्वेंस को देखते हैं और स्टार्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सीक्वेंस से रिलेटेड हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन पे जाने से पहले थोड़ा जनरली आपको बताना चाहता हूँ कि सीक्वेंस कहते किसको हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारी अरेंजमेंट्स यूज़ करते हैं। हर चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए हम उसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स रखते हैं। जैसा कि क्लास में अगर हम स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहें, तो अगर हाइट वाइज अरेंज करना चाहें तो हम छोटी हाइट के स्टूडेंट्स को आगे बिठाते हैं और बड़ी हाइट के स्टूडेंट्स को पीछे। अगर यही अरेंजमेंट हम एज वाइज कर लें कि जिनकी एज छोटी है वो आगे उनको जगह दी जाए और जिनकी एज बड़ी है वो क्लास में पीछे बैठेंगे, सो ये भी एक अरेंजमेंट है। अगर यही अरेंजमेंट आप उनके रोल नंबर वाइज कर लें तो ये सारी की सारी जो ऑर्डर्स हैं, जो अरेंजमेंट हैं, डेली लाइफ में हम इसके लिए मुख्तलिफ तरीके या टूल्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी डेली लाइफ में किसी सेट को लिखना चाहते हैं, किसी डिजिट्स को लिखना चाहते हैं एक सेट की फॉर्म में, तो यह अरेंजमेंट हमारी सेट कहलाएगी। जैसा कि मैं पहले 5 नेचुरल नंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, तो दिस इज़ अवर सेट अरेंजमेंट। इसी तरह अगर यही 5 नंबर या 6 नंबर मैं एक रो और कॉलम की अरेंजमेंट में लिखता हूँ, तो यही अरेंजमेंट मेरी मैट्रिसेस कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यही अरेंजमेंट अगर मैं किसी प्रॉपर फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर दूं, ठीक है, सो ये फंक्शन मेरा सीक्वेंस कहलाएगा। और ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। सो अरेंजमेंट बाय ब्रैकेट्स इज सेट, अरेंजमेंट बाय रोज एंड कॉलम्स इज मैट्रिसेस एंड अरेंजमेंट बाय एनी फंक्शन दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस। तो स्टार्ट करते हैं। वी मे यूज many arrangement in our daily life to order the objects. For example, set of natural numbers can be ordered in the form of this bracket. Such arrangement is called set. ठीक है, if we arrange these numbers into rows and columns like n 1 2 3 4 first 4 natural numbers, such arrangement is called matrix. ऐसी arrangement को फिर हम matrix का नाम देंगे। But if natural numbers are written in the form of function like f of x is equals to x and x belongs to n, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर्स की एक और प्रेजेंटेशन जो कि फंक्शन की फॉर्म में हो। अब इस फंक्शन में आप x की वैल्यूज़ को n पुट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है हमेशा, और जिसकी रेंज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। सो वी गेट एन ऑर्डर नंबर्स इनपुट. So we can define sequence as a function whose domain is set of natural number and range is set of real numbers always. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस क्या है। दरअसल एक फंक्शन है और ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होगी। डोमेन कहते हैं वो नंबर्स या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वैल्यू जो आप पुट करवाते हैं, और रेंज कहते हैं वो नंबर्स जिनको एज अ आउटपुट हमें फंक्शन देता है, ठीक है, रिटर्न में। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे पास एक प्रोसेसिंग मशीन है जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ को प्रोसेस करके आउटपुट की फॉर्म में हमें कोई आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बनाना चाहता हूँ सेट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 की मल्टीपल में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट में यहाँ पे पुट कर दूंगा अपना नंबर 2x फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ इवन नंबर्स को। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। अब x को आप नेचुरल नंबर वैल्यूज देना शुरू करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो आपके पास जो जनरेट होंगे नंबर्स वो 2 4 6 8 की फॉर्म में होंगे, जो कि एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव
इवन नंबर्स का। सो इस तरह से सीक्वेंस जो है वो किसी फंक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर होती है। एनी हाउ जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द nth टर्म of a sequence. Such nth term is called the general term of the sequence. हमेशा सीक्वेंस जो है वो किसी एक जर्नल वैल्यू से जनरेट होता है, यानी कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे फंक्शन से जनरेट होता है, ठीक है। तो ये उस फंक्शन को हम उसकी nth वैल्यू कहते हैं और उसको हम an लिखते हैं। सो an बी दी nth वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द फंक्शन, जिसमें आप n की वैल्यूज पुट करवाते जाते हैं तो आपके पास सीक्वेंस आता जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप उस वैल्यू के अंदर an के अंदर इस तरह की कोई वैल्यू होगी an, उसके अंदर अगर आप 1 पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख देता हूँ an इज इक्वल टू 2n। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर जनरल वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, जो कि बाकी सारी वैल्यूज़ को जनरेट करेगा। अब n को यहाँ पे अगर आप 1 पुट करवाते हैं तो an की जगह 1 आ जाएगा, दिस विल बिकम a1 एंड दिस विल बिकम 2। सो आपकी जो पहली वैल्यू होगी फॉर n इज इक्वल टू 1, उसको आप हमेशा क्या कहेंगे? a1 या फर्स्ट टर्म प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो एक और वैल्यू आ जाएगी जो कि सेकंड वैल्यू होगी, तो इस केस में a2 आपका 4 हो जाएगा। सो सेकंड वैल्यू को आपने हमेशा क्या लिखना है? a2। इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो जनरेट होते होते अप टू सो ऑन इसी तरह से कैरी ऑन करेगा और आपका सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में होगा a1 a2 a3 a4 और अप टू सो ऑन, इस तरह से ये जारी रहेगा, ठीक है। अगर फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो कोई आपको रेंज बता दी जाएगी कि आपने इतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो सीक्वेंस फिर हमारा फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन अगर आपको इस पर रेंज स्पेसिफाई ना की गई हो कि आपको ये कहा जाए कि फॉर n वैल्यूज इसको फाइंड करें, so that will be your infinite sequence, similarly as infinite and finite set। so इसी तरह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। आपका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। वैसे तो सीक्वेंस बहुत से टाइप्स की, लॉगरिथमिक सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, आइडेंटिटी सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं इसकी, मेजर काइंड्स आप कह सकते हैं, वो है आपके पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि एक ऐसा सीक्वेंस जो n की वैल्यूज़ पुट करवाने से, अब देखें इस केस में n की वैल्यूज़ जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बढ़ रही है, यानी a1 है, a2 है, a3 है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 4 6 8। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ पुट करवा रहे हैं n की, आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी इंक्रीज़ की फॉर्म में, यानी 2 है, उसके बाद फिर बड़ा आंसर है 4, उसके बाद उससे बड़ा आंसर है 6। सो ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट आने वाली वैल्यू से छोटी हो, या दूसरे अल्फाज में हर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बड़ी हो, ऐसे सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, यानी कि वो इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न से इंक्रीज़ करेगा तो उसको फिर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर कोई सीक्वेंस की प्रीवियस वैल्यू यानी पहले आने वाली वैल्यू बाद में आने वाली वैल्यू से बड़ी हो, यानी कि a1 इज़ ग्रेटर देन a2, तो ऐसे केस में हम फिर अपने सीक्वेंस को डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले वाली वैल्यूज़ a1 जो है वो बड़ी होगी a2 से, फिर इस तरह a2 बड़ी होगी a3 से। इसी तरह अगर मैं इस एग्जांपल देना चाहूँ तो रेसिप्रोकल सीक्वेंस इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि इफ़ योर f ऑफ x या an इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। सो जैसे जैसे आप n बढ़ाएंगे आपके पास जो नेक्स्ट आने वाली वैल्यूज़ हैं वो छोटी होती चले जाएंगी। सो ऐसे सीक्वेंस को फिर हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस स्टूडेंट्स कहते हैं। सो इसके और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, अरिथमेटिक हैं, ज्योमेट्रिक हैं, हार्मोनिक हैं। तो जो जो एक्सरसाइज में आएगा इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था कुछ एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। अब छोटी सी एक्सरसाइज है, क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया है कि the nth term of the sequence is given and in each case we have to find the first 4 terms and the 10th term and the 15th term। यानी हमें a1 से लेकर a4 तक a10 और a15 फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं कि n क्या रखना है। here n is equals to 1 2 3 4 10 एंड 15, ये हमारे पास n की वैल्यूज़ हैं। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि n आपके पास है क्या? n आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले n को 1 रखते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 × 1 + 1
सॉल्व करें तो 3 + 1 यानी कि 4। पहली वैल्यू A1 4 आ गई आपके पास। इसी तरह n को 2 रखें यहाँ पे, तो 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 3 × 2 + 1 दैट इज़ 6 + 1 विच इज़ 7। ये सेकंड वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। इसी तरह A3 3 × 3 + 1 दैट इज़ 9 + 1 विच इज़ 10। इसी तरह नेक्स्ट 4 रखेंगे। A4 3 × 4 + 1 दैट इज़ 12 + 1 विच इज़ 13। सो इस तरह से ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। अब हमें 10 फाइंड करना है। सो A10 लिखेंगे यहाँ पे। 3 × 10 + 1 30 + 1 दैट इज़ 31। इसी तरह 15 रखेंगे। A15 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 × 15 + 1 दैट इज़ 45 + 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 46। सो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ कंप्लीट हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने n को पहले 1 रखना है, तो ये बन जाएगा A1 विच इज़ इक्वल टू 3 × 1 - 1 3 - 1 विच इज़ 2। इसी तरह A2 रखें। 3 × 2 - 1 6 - 1 दैट इज़ 5। इसी तरह A3 रखें। 3 × 3 - 1 दैट इज़ 9 - 1 विच इज़ 8। A4 रखेंगे यहाँ पे। 3 × 4 -1 दैट इज़ 12 - 1 विच इज़ 11। ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं स्टूडेंट्स। अब आपको चाहिए था A10, सो यहाँ आ जाएगा 3 × 10 - 1 विच इज़ 30 - 1 दैट इज़ 29। इसी तरह A15, ये आ जाएगा 3 × 15 - 1 45 - 1 दैट इज़ 44। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका पार्ट 3। n को 1 रखें। 1/1 + 1। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपका अलजबरा स्ट्रांग होना चाहिए। अलजबरा मींस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे अबूर हासिल होना चाहिए। सो A2 2/2 + 1 दैट इज़ 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। अब इसी तरह n को 3 रखें। सो ये आ जाएगा A3 विच इज़ इक्वल टू 3/3 + 1 दैट इज़ 3/4। ठीक है, और n को 4 रखें। A4 दैट इज़ 4/4 + 1 दैट इज़ 4/5। अब n को 10 रखना है हमने। सो ये आ जाएगा 10/10 + 1 10/11। n को 15 रखें। A15 15/15 + 1। सो A15 आपके पास बन जाएगा 15/16। सो इस तरह आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। an ये गिवन है। इसी तरह से आप n की जगह क्या रखेंगे 1। सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 दैट इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। इसी तरह 2 रखें। 2 का स्क्वायर + 1 दैट इज़ 4 + 1 विच इज़ 5। 3 रखें। 3 का स्क्वायर + 1 दैट इज़ 9 + 1 विच इज़ 10। 4 रखें। 4 का स्क्वायर + 1 16 + 1 दैट इज़ 17। इस तरह आप 10th रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 का स्क्वायर + 1 दैट इज़ 100 + 1 विच इज़ 101। और फिर A15 रखेंगे। सो यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर + 1 दैट इज़ 225 + 1 विच इज़ 226। सो इस तरह यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फंक्शन है। यहाँ पे भी हमने n को 1 2 3 4 फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए और 10 और 15 पुट करना है। A1 करेंगे तो 1 स्क्वायर -2 × 1 दैट इज़ 1 - 2 विच इज़ -1। A2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 दैट इज़ 4 - 4 विच इज़ 0। अब A3 हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर -2 × 3 9 - 6 दैट इज़ 3। A4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -2 × 4 16 - 8 दैट इज़ 8। और 10 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर -2 × 10 दैट इज़ 100 - 20 विच इज़ 80। इसी तरह 15 रखेंगे। 15 का स्क्वायर -2 × 15 सो A15 बन जाएगा आपके पास 225 - 30
अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो A15 आपके पास आएगा 195। सो स्टूडेंट्स ज़रा सा गौर करें, ये हमारे पास कैसा सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस तो बन रहा है, पहली 4 टर्म से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 के लिए छोटी वैल्यू है, 2 के लिए उससे बड़ी है, 3 के लिए उससे भी बड़ी है और 4 के लिए इन सबसे बड़ी है। सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। n को 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर -1, 1 का स्केयर +1, दैट इज 0/2 विच इज़ 0। इसी तरह A2 के लिए 2 का स्केयर -1/2 का स्केयर +1, दैट इज 4 - 1/4 + 1, दिस इज 3/5। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा A3, 3 का स्केयर -1/3 का स्केयर +1, सो ये आ जाएगा 9 - 1/9 + 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 8/10। अगर इसको फर्दर कैंसिल करें तो दिस इज भी 4/5। A4 करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 4 का स्केयर -1, 4 स्केयर +1, दैट इज 16 - 1 विच इज 15/17। इसी तरह स्टूडेंट्स अब 10 पुट करना है तो ये आ जाएगा 10 स्केयर -1, 10 स्केयर +1 which is 100 + 1 over 100 - 1/100 + 1 which is 99/101। और स्टूडेंट्स A15 में आप जब यहाँ 15 पुट करेंगे तो दिस विल बी 225 - 1 और यह आ जाएगा 225 + 1, तो ये बनेगा 224/226। अब आप इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर लें, सो ये बन जाएगा 112/113 यानी 112/113। सो ये आपके पास A15 का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 है हमारे पास। 1 पुट करते हैं यहाँ पे, -1/2 की पावर 1 - 1, दैट इज -1/2 raised to the power 0 and anything power 0 is equals to 1। इसी तरह आपके पास ये आ जाएगा A2 -1/2 raised to the power 2 - 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है -1/2 की पावर 1 विच इज़ -1/2 अगेन। इसी तरह आप A3 पुट करें तो ये आ जाएगा -1/2 raised to the power 3 - 1, -1/2 raised to the power square and which is 1/4। A3 पुट 4 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो -1/2 की पावर 4 - 1, -1/2 raised to the power 3 और उसको सॉल्व करें तो -1/8। 8 10 करते हैं स्टूडेंट्स तो -1/2 raised to the power 10 - 1, -1/2 raised to the power 9 और फर्दर सॉल्व करें तो -1 की पावर 9 तो -1 रहेगा और ये आ जाएगा आपके पास 512। इसी तरह A15 -1/2 raised to the power 15 - 1, ये बनेगा -1/2 की पावर 14, ये +1 और ये आ जाएगा आपके पास 16384। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर -1 की कोई पावर आपके पास इवन नंबर है तो आपके पास आंसर प्लस में आता है और अगर कोई ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आता है। तो इसलिए कोई भी -1 की पावर बड़ी से बड़ी आ जाए तो उसको आपने सिर्फ ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे हमने पुट करना है, पुट करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है -1 का स्केयर इंटू n स्केयर। अब -1 स्केयर इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव 1, सो ये आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा n स्केयर। अब आप वैल्यूज पुट करना शुरू करें। A1 इज इक्वल्स टू 1 स्केयर दैट इज 1, A2 इज इक्वल्स टू 2 स्केयर विच इज 4, A3 is equals to 3 square which is 9, A4 is 4 square which is 16, A10 is 10 square which is 100 and A15 is 15 square which is 225। So these are the desired values। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 है हमारे पास ये वैल्यू। अब यहाँ -1 के ऊपर पावर n है। अब हम n को 1 पुट करवाते हैं यहाँ पे। A1
-1 पावर 1, 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 3। सो ये क्या बनेगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, दिस विल बी 4 एंड आंसर इज -4। इसी तरह 2 पुट करवाएं, -1 का स्केयर हो जाएगा, 2 प्लस 3, ये स्टूडेंट्स +1 बनेगा और ब्रैकेट में 5 विच इज़ +5। इसी तरह A3 करवाते हैं, -1 की पावर 3, 3 प्लस 3 दैट इज -1 इंटू 6 विच इज़ -6। A4 करवाते हैं पुट, -1 रेज़ टू द पावर 4, 4 प्लस 3 विच इज़ +1 इंटू 7, आंसर इज 7। A10 पुट करवाते हैं, -1 रेज़ टू द पावर 10, 10 प्लस 3, this will be +1 and here is 13, so answer is 13। A15 पुट करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा -1 पावर 15, 15 प्लस 3, so resulting answer is -1 into 18 and your answer is 18। अच्छा, एक बात आपने नोट की है कि स्टूडेंट्स कि पहली 4 टर्म से अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, यानी फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, उनके साथ माइनस है, और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ पे भी -18 आता है, ठीक है। इसी तरह 10 एक इवन थी तो प्लस में है, और 15 एक ऑड वैल्यू है तो माइनस में है। सो ऐसे सीक्वेंस में जिनमें प्लस माइनस या माइनस प्लस का रिलेशन चल रहा हो, इसको हम अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, अल्टरनेट साइन चलते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, हमने यहाँ पे n की वैल्यूज ही पुट करवानी है। सो 1 पुट करवाते हैं, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 -5। कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है -1 का स्केयर और 3 -5 एंड रिजल्टिंग आंसर इज 1 इंटू -2 विच इज़ -2। सो पहला आंसर मिला -2। इसी तरह 2 पुट करवाते हैं स्टूडेंट, A2 -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 -5, -1 का क्यूब 6 -5, ये बनेगा -1 इंटू 1 दैट इज -1। इसी तरह A3 पुट करवाते हैं, -1 का यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 -5, दिस विल बी -1 पावर 4 एंड 9 -5, रिजल्टिंग आंसर इज 1 इंटू 4 प्लस 4। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे 4 पुट करवाएंगे, -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, 3 इंटू 4 -5, सो आंसर इज -1 पावर 5, 12 -5 एंड -1 इंटू 7, आंसर इज -7, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने 10 पुट करवाना है, सो A रेज़ टू द पावर 10, -1 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 1, 3 इंटू 10 -5, आंसर इज -1 पावर 11, 30 -5 एंड रिजल्टिंग आंसर इज -1 रेज़ टू द पावर 11 इज -1 एंड 25, सो आंसर इज -25। इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं सिर्फ A15 की वैल्यू लिख रहा हूँ जिसका आंसर आपके पास 40 आता है, और ये आपने अब खुद प्रूफ करना है कि ये किस तरह से पुट करने से 40 बनता है। यहाँ पे 15 पुट करें, सो सारे को सॉल्व करें, 45 - 5 दैट इज 40 एंड दिस विल बिकम +16, सो आंसर इज 40। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 1 से 10 तक, जिसमें हमें उसने इंडिकेटेड वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा था। अब नेक्स्ट 11 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन यानी कि मजीद स्पेसिफाई होके अब एक एक टर्म पे आ गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और कहा गया है कि आपने A8 यानी कि इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने n की जगह 8 पुट करना है, 4 इंटू 8 -3 दैट इज 32 -3 विच इज 29, सो योर A8 इज 29, दिस इज योर आंसर। सो MCQs बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये MCQ में आ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, आपने A9 फाइंड करना है, n की जगह 9 पुट करें, 5 इंटू 9 + 11, 45 + 11 एंड दिस विल बी 56। यहाँ पे आप लिख देंगे 56 इज योर आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन 12।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 है आपके पास। A7 आपने फाइंड करना है। जनरेटिंग टर्म आपको ये दी हुई है। A7 3 इंटू 7 प्लस 4, 2 इंटू 7 माइनस 5। सो ये बन जाएगा आपके पास 21 प्लस 4, 14 माइनस 5। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25 इंटू 9 एंड योर आंसर इज 225। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 है आपके पास, ये आपने 12th टर्म फाइंड करनी है। A12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 1, 4 इंटू 12 माइनस 17 इंटू 13। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी ये है कि आखिर में जो आंसर दिया हुआ है वो -23 पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम इसको पॉइंट्स में भी कंसीडर करें तो ये हमारे पास -23 नहीं आता। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसको कंसीडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो दिस विल बी 3 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 17 इंटू 3। अगर आप यूं इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आना चाहिए A12 -1 रेज़ टू द पावर 11। दिस विल बी 3 into 48, so this will be 144 minus this will be 51, so resulting answer is -1 into 93, आंसर इज -93। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको पॉइंट्स में कंसीडर कर लेते हैं सो दिस विल बी 3.48 माइनस 17.3, इनको सब्ट्रैक्ट करें और -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस तरह से जो आंसर है आपका वो भी आंसर हो सकता है। अब इस पॉइंट में एम्बिग्विटी है रिगार्डिंग टू आंसर, हमें नहीं पता कि उसने ये पॉइंट्स डेसिमल लिया है या मल्टीप्लाई के लिए लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बुक में भी एक जगह मल्टीप्लाई वाला साइन इस्तेमाल हुआ है, एक जगह पॉइंट यूज़ हुआ है। तो जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। A22 फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमने। 22 पुट करते हैं, 4 इंटू 22 स्क्वेयर 11 इंटू 22 प्लस 31। सो ये हमारे पास बनेगा A22 इज इक्वल टू 4। 22 का स्क्वेयर अगर हम करें तो ये हमारे पास 484 और ये बनता है हमारे पास 22 इंटू 11 दैट इज़ 242 प्लस 31। इस सारे को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में तो आ जाएगा 273 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 484, दिस विल बी 1936। और इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ तो ये बनेगा 528 528 528 एंड 528, दिस विल बी योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। 16 है स्टूडेंट्स, A20 फाइंड करना है हमने। A20 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 20 स्क्वेयर, सो दिस इज 1 प्लस, अच्छा इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनता है 20 प्लस 1 ओवर 20 स्क्वेयर, दिस इज 21 स्क्वेयर ओवर 20 स्क्वेयर। मज़ीद सॉल्व करें तो 441 ओवर 400 आंसर आना चाहिए। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। इसका भी बुक में आंसर गलत है स्टूडेंट्स, 1 दिया हुआ है, 1 नहीं, इसका आंसर 43 आता है। देखें कैसे आता है। AN यहाँ पे हम 43 पुट करते हैं, यहाँ आ जाएगा log ऑफ 10 रेज़ टू दी पावर 43। लॉग का ये रूल है कि पावर को पहले शिफ्ट करता है। 43 log 10, अब log 10 इस बेस वैल्यू, सो 43 ही इसका आंसर होगा क्योंकि log 10 1 होता है। सिमिलरली क्वेश्चन 18 में A67 ln ऑफ e पावर 67, यहाँ पे भी शिफ्ट करवाएं 67 को log से पहले। दिस इज द नेचुरल लॉगरिथम हुज बेस इज e, सो ln ऑफ e इज ऑलवेज 1, 71 इंटू 1 दैट इज 71। सो दिस इज योर A67 वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन 22 तक हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। हमने प्रिडिक्ट करना है कि ये सीक्वेंस अगर हमारे पास हो तो ये किस टर्म से जनरेट हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका बिहेवियर देखेंगे। इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो इसके लिए रूल मौजूद है। वैसे तो अभी हमने X4.2 नहीं पढ़ी जिसमें हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। सो ये बेसिकली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसकी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चलें, यही क्वेश्चन मैं आपको 4.2 में भी आसानी से समझा दूंगा कि आप कैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस को जज करते हुए उसकी एंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी हमें
अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम 4.1 पढ़ रहे हैं, तो हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये क्या हो सकती है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पैटर्नाइज्ड ऑड नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड चल रहे हैं, 1 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। सो ऑड नंबर्स की प्रेजेंटेशन क्या है, एक बात समझ लें, इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आपकी जो डोमेन वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रही है, मींस कि आपने 1 से पुट करवानी है वैल्यूज, तो आप ऑड नंबर्स की जो प्रेजेंटेशन लेंगे, ऑड नंबर्स की जो जनरली टर्म्स है ऑड नंबर्स, वो आपके बनेंगे 2n -1 से, ठीक है, इस टर्म से जनरेट होंगे। ठीक है बच्चों, जब भी आपने अपनी वैल्यू की डोमेन वैल्यू n को नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाना है तो आप ऑड नंबर्स की प्रेजेंटेशन ये लेंगे। लेकिन इफ़ अगर आपका जो डोमेन वैल्यू है वो सीक्वेंस नहीं है बल्कि क्या है, कोई z डोमेन बन जाए, यानी 0 से स्टार्ट करने हैं, तो ऑड नंबर्स जनरेट करने के लिए आपके पास जो जनरल टर्म होगी वो होगी 2n+1। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे 0 पुट करवाएं, यहाँ पे आपके n जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 पुट करवाएं, 0 × 2 0 + 1, पहली टर्म मिल गई 1, इसी तरह 1 पुट करवाएं, 1 × 2 2 2 + 1 3, सो 1 3 5 7 9 इस तरह से चलेगा। लेकिन जब आपकी डोमेन नेचुरल नंबर हो तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, फिर हम ये प्रेजेंटेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे तो हमारा सीक्वेंस 3 से स्टार्ट होगा। तो ये हमने पैटर्न रखना है कि 2n-1, ये शॉर्ट टेक्निक्स हैं कि किस तरह से इवन और ऑड नंबर्स की जनरल प्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं अपनी डोमेन को देखते हुए। एनी हाउ यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, हियर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कैसे करेंगे हम इसको, हम इसे लिखेंगे an, इसकी जनरल टर्म हमारे पास जनरेट होगी 2n-1 से, और साथ में आपने लिखना है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। अब n को 1 से पुट करवाना शुरू करें, इस टर्म में देखें ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। 1 पुट करें, 2 1 = 2 -1 1 आ जाएगा, 2 पुट करें, 2 2 = 4 -1 3 आ जाएगा, 3 पुट करें, 3 2 = 6 -1 5 आ जाएगा। इस तरह से ये जनरेट हो जाएगी। सो चलते हैं इसके क्वेश्चन 20 पे। क्वेश्चन 20 को अगर आप देखें तो ये 3 का टेबल है, 3 × 1, इसी तरह इस कॉमा इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 × 3, ये 4 × 3 है। इसी तरह ये पैटर्न चलता रहेगा। सो ये है क्या, ये है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये होती है 3 की पावर 5 अप टू सो ऑन। सो आपने देखा है कि हर वैल्यू की जो बेस वैल्यू है वो 3 ही है। सो an भी किससे जनरेट होगा 3 से, और n यहाँ पे देखें काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ही चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी n रखेंगे। और क्योंकि n हमारा किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ये सीक्वेंस की डोमेन है। अब देखें 1 पुट करना शुरू करें, 2 करें, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंगली ये सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। सो दिस द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 3 पावर n। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये लिखा हुआ है √2, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 × 1। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है 4, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 3 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, इसी तरह 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 मल्टीप्लाई 4 अप टू सो ऑन। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो हर टर्म के अंदर है वो 2 2 और 2 मौजूद है। पहली वैल्यू एक तो रूट मौजूद है और एक 2 मौजूद है, ठीक है। अब 2 के साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3 4, सो ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं n। अगर आप यहाँ पे n को क्या बिलोंग करवाते हैं, नेचुरल नंबर से, तो देखें अगर आप पुट करना शुरू करें तो ये सीक्वेंस आपके पास बन जाएगा। सो द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज √2n। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 1.2 को ब्रेक करते हैं। हम इसे लिखते हैं 1.1 + 0.1 कॉमा, इसको लिखते हैं 2.2 प्लस 0.1। इसी तरह 3.4 को लिख सकते हैं 3.3 + 0.1, 4.5 को लिखेंगे 4.4 + 0.1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इस 1.1 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1.1 × 1
प्लस 0.1 कॉमा 2.2 को लिख सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमा सॉरी प्लस 0.1। इसी तरह 3.3 को लिख सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0.1। 4.4 को लिखेंगे 1.1 इंटू 4 प्लस 0.1 अप टू सो ऑन। सो ये देखें हर टर्म की जो पहली टर्म है वो 1.1 आ रही है, ठीक है। उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स, और हर एक के अंदर कौन ऐड हो रहा है 0.1। सो दिस इज योर जनरल टर्म 1.1 n प्लस 0.1 ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में अगर आप 1 रखते हैं ना स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 1.1 प्लस 0.1 दैट इज 1.2। इधर 2 रखें 2.2 प्लस 0.1 2.3, इस तरह से ये जनरेट हो जाएगी। सो दिस इज दी जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सो ये थी एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे आगे आने वाली एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करना है, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इस लेक्चर को अपने दोस्तों फेलोज और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़।